ठीक है अनुराग जी, जो बात अधूरी रह गई, आज 13वां दिन है ये जंग, इस वक्त आप कहां पर खड़ी हुई देखते हैं, एनालिसिस क्या है आपका? जी ये जंग अभी दो जगह पे देखी जा सकती है, दो जगह से। एक तो ग्राउंड पे जहां पे एक्चुअली सेनाएं लड़ रही हैं, और दूसरी जगह है कि जो इंटरनेशनल एरिना में जो पब्लिसिटी हो रही है, जो एनालिसिस हो रहे हैं, और जो इंटरनेशनल अदर देशों के ऊपर जो दबाव है इस युद्ध को रोकने के लिए, तो इस युद्ध को दोनों तरह से देखना पड़ेगा। अगर हम पहली तरफ देखें तो एक टैक्टिकल वॉर चल रही है जिसके अंदर एक बड़ा हमला नहीं हो रहा है, छोटे छोटे हथियारों का यूज़ हो रहा है, और एक बड़ी मिसाइलों को नहीं यूज़ किया जा रहा है। जैसे आपने यस्टरडे देखा कि Su-35 को पहली बार रूस ने उतारा है, तो ये दर्शाता है कि वो उसने संयम रखा है अभी तक, और अभी तक उन्होंने बड़े हथियार नहीं यूज़ किए हैं। अगर उन्होंने बड़े हथियार यूज़ किए होते तो काफ़ी कोलेटरल डैमेज हो गया होता। सेकंड थिंग है कि इंटरनेशनल एरिना में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं जहां पे आप देखते हैं कि छोटे बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम है और सिविलियन जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो इससे फर्क ये पड़ जाता है कि इंटरनेशनल एरिना पे दबाव आता है कि वो रशिया की बात माने और रशिया को इस बात पे प्रेशर डालें कि उसको रोके इस पूरे युद्ध को। ठीक है, आर.एस. मल्होत्रा साहब पूर्व राजनयिक के वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। मल्होत्रा साहब, ये समझने की कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं कि 3 दौर की बातचीत जब फेल हो चुकी है, टर्की में अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है रूस और यूक्रेन की, कितनी उम्मीद की जाए? क्या बातचीत वाकई कोई हल है, या फिर रूस ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है और जब तक वो लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं? उम्मीद तो हमेशा रहती है और इसीलिए वो अब मंत्री लेवल पे मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के लावरोव और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा। तो अगर वो वहां मिल रहे हैं तो इसका मतलब तो यही कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकती है, क्योंकि पहले डेलीगेशन लेवल की 3 बार बात हुई, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया है। पर अब मंत्री लेवल पे जब बात हो रही है तो ये जितनी कंडीशन प्रेसिडेंट पुतिन ने लगाई हैं, रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी तो यही है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, और उसके साथ साथ क्रीमिया का है कि उसको वो रशिया का हिस्सा माने, फिर डोनेट्स्क का है, फिर लुहांस्क का है कि उनको वो यूक्रेन जो है एक दोनों को अलग देश माने। तो ये कंडीशनें जब रखी हैं तो उनका मुझे लगता है कि कुछ ये कंडीशनें स्टिफ भी हैं, पर जो कंडीशन जो जिसके ऊपर शायद प्रेसिडेंट पुतिन बिल्कुल ना पीछे हटें, वो यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बने। तो अब ये बात कितनी बात मानने को तैयार है यूक्रेन, ये अभी मंत्री लेवल की बात से पता चल जाएगा। तो वी विल हैव टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये बात जब 10 तारीख को होगी टर्की में तो उसका नतीजा तभी सामने आएगा। पर मुझे लगता है कि शायद इस बात को शायद यूक्रेन माने। अनुराग जी, आपको लगता है कि यूक्रेन अब मान जाने की स्थिति में, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो अब खुद ही नाटो पर इतने हमले करते हैं, वो तो कहते हैं नाटो में कोई ताकत ही नहीं है। यूक्रेन के लोगों ने मान के चला था कि नाटो हमें बचाएगा, लेकिन नाटो की स्थिति क्या है तो हम देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर मैं आपसे कमेंट लेता हूं। यूक्रेन की सेना ने एक और रूसी प्लेन को मार गिराया है, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन ने कहा है कि वो 50 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को गिरा चुका है। अब तक रूस के दावा कर रहा है कि यह नुकसान सिर्फ यूक्रेन का नहीं हो रहा, रूस की सेना को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, और इसी तरह की तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियो को शेयर भी किया है, और यूक्रेन की सेना ने रूस को कैसे टक्कर दी है ये वीडियो बता रहा है। कीव में रूसी विमान को मार गिराया गया, उसकी ये तस्वीरें जारी की गई हैं। ज़ाइटोमर हाईवे के करीब रूस का यह विमान गिरा है। यूक्रेन की सेना जितना संभव है उतना नुकसान रूस को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि अब बातचीत के जरिए समाधान संभव है? जी, यूक्रेन को सबसे पहले खुद पहल करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उनके देश को ही हो रहा है, उनके ही जान माल का नुकसान हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ेलेंस्की को एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए और उनको आगे आके बातचीत करनी चाहिए। वो जितना इस युद्ध को बढ़ाएंगे, जितना इसको खींचेंगे, तो उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है। आर.एस. मल्होत्रा साहब, मैं यही जानना चाहता हूं कि पुतिन को ऐसा कौन सा आश्वासन मिले कि वो मान जाए इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और क्या ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में ज़ेलेंस्की इस वक्त हैं? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को नाटो या वेस्टर्न कंट्रियों की समर्थन है। हालांकि वो समर्थन इस रूप में तो सामने नहीं आया कि उनके फौजी यूक्रेन की धरती पर आके भी उनके साथ लड़ें,
पर उनको पूरा डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट होता है वो पूरी तरह से है, फाइनेंशियल सपोर्ट सारे ही करने को तैयार हो गए हैं, सब उनको हथियार भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं है, सिर्फ जो फौजी जो होते हैं उनके पैर यूक्रेन पे ना पड़े वो नाटो जो है अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उससे उनको लगता है कि पुतिन कहीं इस युद्ध को वाइडन ना कर दें, कहीं विश्व युद्ध में ना कन्वर्ट हो जाए, कहीं ये परमाणु युद्ध का ना कारण बन जाए। पर जो 3 शर्तें रखी हैं मुझे लगता है उनमें से एक तो बहुत क्रिटिकल है और वो वही है कि जो यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बने। मुझे लगता है अगर वो इस बात को भी मान ले तो शायद कुछ ना कुछ युद्ध विराम की तरफ संकेत मिले और आगे बात फिर जो बाकी लेकिन अब तक जो ज़ेलेंस्की का रुख है उससे आपको लगता है कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनने को लेकर अब मान चुके हैं? नहीं, वो तो इसके पीछे हैं ही, वो तो बनना ही चाहते हैं। जब वो सैनिक सहायता मांग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि वो तो तैयार हैं, बट अल्टीमेटली अगर समझौता होना है बातचीत से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको प्रेसिडेंट पुतिन की ये शर्त तो मुझे लगता है माननी पड़ेगी। इसके माने बिना शायद ये युद्ध खत्म होने का युद्ध शायद खत्म ना हो पाए, या इसका जो प्रलोंग करता जाएगा और यूक्रेन की तकलीफ जो है वो बढ़ती ही जाएगी। नुकसान तो दोनों का होगा, और नुकसान दोनों का हो रहा है, लेकिन जो देश इस वक्त सबसे ज्यादा तबाह हो रहा है वो यूक्रेन है। अनुराग जी, आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की मान जाए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों पर अब कब्जा हो चुका है, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों की हालत हम देख रहे हैं कितनी खराब हो चुकी है, इसके बाद भी अगर ज़ेलेंस्की नहीं माने तो फिर बचेगा क्या? जी, ज़ेलेंस्की के ऊपर कई तरह के प्रेशर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेशर उनका खुद का है कि उनका खुद का पॉलिटिकल कैरियर्स में खत्म होने की उम्मीद है, और वो शायद अपना भी इंटरेस्ट देख रहे हैं, शायद इसीलिए वो युद्ध को एक्सटेंड कर रहे हैं और किसी तरह से अपने रिजाइन करने को तैयार नहीं है। वरना उनको इस समय सबसे पहले एज अ लीडर खड़े होकर देखना चाहिए कि हमारी जो जनता है उसको कम से कम नुकसान हो और इस युद्ध को इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। बट समवेयर शायद वो वेस्टर्न प्रेशर में आके इस युद्ध को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन देने की कोशिश नहीं कर रहे जिसमें इस युद्ध को किसी तरह से विराम की तरफ ले जाया जा सके। ठीक है, कुछ और तस्वीरें जरा दिखाते हैं, खार्किव की, खेरसोन की, और एक और तस्वीर खार्किव की। देखिए खार्किव शहर की स्थिति क्या है, अपार्टमेंट पर मिसाइलों से हमला हो रहा है। खेरसोन में देखिए किस तरह से रूस के एयर स्ट्राइक में पूरा का पूरा मॉल ही ध्वस्त हो गया। खार्किव की एक और तस्वीर देखिए जहां पर ऑयल डिपो में कंटेनर में धमाका होता है, वहां पर आग लग जाती है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही और बर्बादी हो रही है, अब ज़ेलेंस्की को उन शर्तों को मानने के लिए क्या मजबूर होना पड़ेगा जो पुतिन सामने रख रहे हैं। और 10 तारीख को जब रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी टर्की में, तब क्या ज़ेलेंस्की की तरफ से यह साफ मैसेज जाएगा कि हम पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के अलग अलग शहर अब तबाह होते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद यूक्रेन लड़ने की स्थिति में होगा नहीं मल्होत्रा साहब? मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है जहां प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी और अपने देश के हित में कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसमें युद्ध जो है उसके विराम पे कोई ना कोई नतीजा आए। लेकिन जैसा कि अनुराग जी यहां पर कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को खुद भी सत्ता छोड़नी पड़ सकती है, वो शायद तैयार नहीं है रिजाइन करने के लिए, और वेस्ट की तरफ से जिस तरह से उन्हें उकसाया जा रहा है वो शायद इस तरह का बड़ा फैसला ना ले पाए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो आपको पता है 1914 में जब वहां पे कू हुआ था यूक्रेन में, तब से ये जो वेस्टर्न कंट्रियों की कोशिश तो यही रही है कि वो एक ऐसा सरकार वहां बनाए यूक्रेन में जो प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हो, और वही रहा। और ये जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं ये बिल्कुल प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्रो नाटो हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है तभी तो यहाँ तक हम पहुंचे, और युद्ध का कारण भी यही बना। बिल्कुल, यही युद्ध का कारण भी बना। लेकिन 10 मार्च को होने वाली मीटिंग से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.